नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। G20 अध्यक्षता और नए बहुपक्षवाद की शुरुआत। दैनिक भास्कर। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के आज 365 दिन पूरे हो गए हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को प्रतिबिंबित करने, इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसे जीवंत बनाने का क्षण है। जब पिछले वर्ष भारत को ये जिम्मेदारी मिली थी तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। कोविड-19 महामारी से उबरने का प्रयास, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट जैसी चुनौतियां दुनिया के सामने थी। इसके अलावा कमजोर होता मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा था। बढ़ते हुए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई और इसका प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ा। G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने दुनिया के सामने जीडीपी केंद्रित भारत ने दुनिया के सामने जीडीपी केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया। भारत ने दुनिया को यह एहसास दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। हमारा फोकस इस बात पर नहीं था कि कौन सी चीजें हमें विभाजित करती हैं। अंततः भारत के इन प्रयासों का परिणाम आया, वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों के सीमित हितों के ऊपर कई देशों की आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, इसके लिए बहुपक्षवाद में मूलभूत सुधार की आवश्यकता थी। समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक, ये चार शब्द G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन NDLD, जिसमें सभी G20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से अपनाया गया इन सिद्धांतों पर कार्य करने को हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समावेश की भावना हमारी अध्यक्षता के केंद्र में रही। G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ AU को शामिल करने से 55 अफ्रीकी देशों को इस समूह में जगह मिली है, जिससे इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80% तक पहुंच गया है। यह सक्रिय कदम से वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर G20 में विस्तार से बातचीत को बढ़ावा मिला है। भारत द्वारा अपनी तरह की पहली बैठक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ने बहुपक्षवाद की एक नई शुरुआत की। इस बैठक के 2 संस्करण आयोजित हुए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने में सफल रहा। इससे एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नैरेटिव की दिशा तय करने का उचित अवसर प्राप्त होगा। समावेशिता की वजह से ही G20 में भारत के घरेलू दृष्टिकोण का भी प्रभाव दिखा। इस आयोजन ने लोक अध्यक्षता का स्वरूप ले लिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दृष्टि से बिल्कुल सही था। जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से G20 1.4 बिलियन नागरिकों तक पहुंचा और इस प्रक्रिया में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भागीदार के रूप में शामिल किया गया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि मुख्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान G20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो। 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने सतत विकास लक्ष्य SDG में तेजी लाने के लिए G20 का 2023 एक्शन प्लान पेश किया। इसके लिए भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI है। इस मामले में आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल इनोवेशन के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें दी। G20 के माध्यम से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कि वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। कुल 16 देशों के 50 से अधिक DPI को शामिल करने वाली ये रिपोजिटरी समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को DPI का निर्माण करने, इसे अपनाने और व्यापक बनाने में मदद करेगी। वन अर्थ की भावना के तहत हमने तात्कालिक, स्थायी और न्याय संगत बदलाव लाने के महत्वाकांक्षी एवं समावेशी लक्ष्य पेश किए। घोषणा का ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करके भुखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौतियों का समाधान करता है। इस रोडमैप में रोजगार एवं इकोसिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं।
उपभोग जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत हैं और उत्पादन पृथ्वी के अनुकूल है। साथ ही G20 घोषणा में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने का महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास के साथ एक स्वच्छ एवं हरित दुनिया बनाने संबंधी G20 की महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद है। ये हमेशा से भारत का मूल्य रहा है और सतत विकास के लिए जीवन शैली लाइफ के माध्यम से दुनिया हमारी सदियों पुरानी परंपराओं सुख से लाभान्वित हो सकती है। इसके अलावा घोषणा पत्र में जलवायु न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है, जिसके लिए ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय और तकनीक सहायता देने का अनुरोध किया गया है। पहली बार विकास के वित्त पोषण से जुड़ी कुल राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरत को स्वीकार किया गया, जो अरबों डॉलर से बढ़कर खरबों डॉलर हो गई। G20 ने यह माना कि विकासशील देशों को वर्ष 2030 तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को पूरा करने के लिए $5.9 ट्रिलियन की आवश्यकता है। इतने ज्यादा संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए G20 ने बेहतर, ज्यादा विशाल और अधिक प्रभावकारी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया। इसके साथ साथ भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे और भी अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। नई दिल्ली घोषणा पत्र में महिला पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया है, जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन के रूप में होगी। भारत का महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसमें भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभा की 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। नई दिल्ली घोषणा पत्र इन प्रमुख प्राथमिकताओं में सहयोग सुनिश्चित करने की एक नई भावना का प्रतीक है, जो नीतिगत स्पष्टता, विश्वसनीय व्यापार और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान G20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए, जो अतीत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक है। G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर, आर्थिक प्रगति एवं विकास पर, उनके प्रभावों पर व्यापक विचार विमर्श की अगुवाई की। आतंकवाद और नागरिकों की हत्या पूरी तरह से अस्वीकार है और हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। हमें शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा और ये दोहराना होगा कि यह युद्ध का युग नहीं। मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। इसमें बहुपक्षवाद ने नई जान फूंकी, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, विकास की हिमायत की और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी। अब जबकि हम G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप रहे हैं, तो इस विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि समस्त लोगों, धरती, शांति एवं समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आने वाले वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी। सिलग्यारा घटना के सबब, बिजनेस स्टैंडर्ड। उत्तराखंड में सिलग्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय सराहनीय रहा। भारतीय परियोजना प्रबंधन में ऐसी उपलब्धि यदाकदा ही दिखती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने सुरंग में फंसे इन लोगों को बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सामान्य आपदा प्रतिक्रिया बलों के अलावा 9 सरकारी एजेंसियां इस काम में दिन रात लगी हुई थी। इसमें रक्षा संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल थी। इस तरह बचाव कार्य में उपकरणों को लेकर विशेषज्ञता सभी का साथ मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे इस बचाव कार्य पर नजर रख रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और दूरसंचार मंत्रालयों को सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ पूरी ताकत झोंक देने का निर्देश दे रखा था। सुरंग तकनीकी और बचाव कार्य में विशेषज्ञता रखने वाली विदेशी एजेंसियों की भी मदद ली गई। सभी एजेंसियों ने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया और कठिन चुनौतियों के बीच 70 से 90 मीटर के बीच मलबे के नीचे कामगारों तक भोजन एवं आवश्यक वस्तु की पूर्ति की। वे मनोवैज्ञानिक रूप से फंसे लोगों का उत्साह बढ़ाती रहीं। थाईलैंड में भी 2018 में एक बार ऐसी ही घटना हुई थी। वहां एक फुटबॉल टीम के 12 किशोर लड़के एवं उनके प्रशिक्षक एक बाढ़ग्रस्त गुफा में फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई और कड़ी मेहनत के बाद 18 दिन बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। सिलग्यारा घटना इस मायने में अलग है कि इसमें ज्यादातर स्थानीय एजेंसियों ने मोर्चा संभाल रखा था। सिलग्यारा में बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इसे भारत की जुगाड़ तकनीक की एक अद्भुत मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, परंतु इसके साथ ही यह हमें
कुछ वास्तविकताओं से भी साक्षात्कार करता है। थाईलैंड में ऊंची रकम पाने वाले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बचाव कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। इसके उलट भारत में अंतिम क्षणों में बचाव कार्य की जिम्मेदारी भारतीय श्रम व्यवस्था में अत्यधिक पिछड़े एवं प्रायः उपेक्षित श्रमिकों ने अहम भूमिका निभाई। जब अत्याधुनिक मशीन उपकरण कुछ विशेष नहीं कर पाए, तब रेड होल कोयला खनिकों ने बहुत ही कम जगह में गैस कटर, कुदाल और खाली हाथों के हाथों के मलबे से अंतिम परत लगाई। सच्चाई यह है कि इन खनिकों को एक अनूठी एवं पुरानी विशेषज्ञता 9 वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बाद अब भी मौजूद है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय ने इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया था। रेड होल माइनिंग पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में रोजगार की कमी के बारे में काफी कुछ कह जाती है। इस क्षेत्र में रेड होल माइनिंग विधि का इस्तेमाल होता है और सरकारी विभागों एवं उद्योगों की साठगांठ से यह विधि अब भी अस्तित्व में बनी हुई है। रेड होल खनिकों द्वारा दिखाई गई क्षमता को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन में एक विकल्प के रूप में इस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य को देखते हुए यह तरीका भी एक विकल्प के रूप में आजमाया जा सकता है। सिलक्यारा आपदा हमारा ध्यान इस तरफ खींचती है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अत्यधिक संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में किस तरह अंधाधुंध बड़े एवं अनावश्यक आधारभूत ढांचे, सड़क, सुरंग, रेलवे बांध आदि तैयार कर पर्यावरण से जुड़े जोखिम मोल ले रही हैं। इन परियोजनाओं की ढांचा भी पुख्ता नहीं होता। कई कई बड़ी घटनाओं के बाद भी सरकार सचेत नहीं हो रही है। इस विषय पर तो तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। सरकार 10 वर्ष पहले जारी उस अधिसूचना पर पुनर्विचार कर सकती है जिसके अंतर्गत 100 किलोमीटर क्षेत्र से कम परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभावों की समीक्षा की शर्त हटा दी गई। परियोजनाओं को छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त कर 100 किलोमीटर की अधिक क्षेत्र में बनने वाली परियोजनाओं में भी इस प्रावधान का बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि किस आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग से एक सुरंग का निर्माण क्यों नहीं किया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा करना एक मानक प्रक्रिया होती है जो आवश्यक होती है। सिलक्यारा घटना से यह सबक लिया जा सकता है कि भारत में भारी भरकम एवं बृहद आधारभूत ढांचा तैयार करने में पर्यावरण एवं श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हादसे का सबक। जनसत्ता। उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिए जाने के बाद समूचे देश के लोगों को राहत और खुशी मिली है। इस दौरान तकनीकी की उच्च क्षमताओं से लेकर आपात अवस्था में कुछ पारंपरिक तरीके अपनाकर बचाव कार्य के संचालन एवं अभियान में लगे लोगों के सरोकारों के तमाम उदाहरण सामने आए हैं। एक बार फिर सबने देखा कि हादसे में फंसे मजदूर वहां अपने जीवट और साहस के दम पर करीब 17 दिनों तक जोखिम के बीच टिके रहे। वहीं सरकार ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव उपाय किए। आखिर इस अभियान में मिली कामयाबी ने मजदूरों को बचाने की कोशिश के एक व्यापक सरोकार को जीवन दिया। मगर यही वह वक्त है जब इस मसले पर विचार किया जाना चाहिए कि किसी बड़े हादसे के बाद ही उससे निपटने या उससे अपनी मुश्किलों को कम करने का प्रयास शुरू क्यों किए जाते हैं। निर्माण कार्य की शुरुआत तो इससे पहले उसके जोखिम या खतरे का आकलन करके आशंकाओं से निपटने के लिए हर स्तर पर ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए जाते ताकि आपात स्थितियों में नुकसान से बचा या उसे न्यूनतम किया जा सके। दरअसल इस सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को बचा लिया जाना एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन इसके साथ ही ये समूची घटना फिर से एक बड़ा सबक देकर गई है। हालांकि वक्त के साथ विकास के क्षेत्र में सभी स्तरों पर निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक के जरिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने को से लेकर निर्धारित या कम समय में किसी परियोजनाओं को पूरा करने जैसे काम उपलब्धि के तौर पर देखे जा सकते हैं। मगर सवाल यह है कि पहाड़ी इलाकों में सड़कें या सुरंग जैसे निर्माण कार्यों में हर स्तर पर जोखिम का सटीक आकलन, उसके मद्देनजर सावधानी, सुरक्षा और पहाड़ धंसने जैसी आपात स्थिति में बचाव के पूर्व इंतजामों को लेकर जरूरी गंभीरता क्यों नहीं बरती जाती है। उत्तरकाशी में सुरंग में पहाड़ धंसने की घटना से पहले भी इस तरह के कई छोटे कई हादसे हो चुके हैं। मुश्किल यह है कि त्रासद उदाहरण मौजूद होने के बावजूद नए सुरंग निर्माण कार्यों के दौरान तब तक जरूरी सावधानी बरतने को प्राथमिकता नहीं दी जाती जब तक कि फिर कोई भयानक हादसा न हो जाए। उत्तराखंड या अन्य पहाड़ी राज्यों के जिन इलाकों में
चौड़ी सड़कों और सुरंगों के सहारे एक से दूसरी जगह की यात्रा को आसान बनाने के दावे किए जाते हैं, वहाँ अगर भूस्खलन या जमीन में दरार पड़ने की घटनाएं सामने आती हैं, तो इसका मतलब यही है कि निर्माण कार्यों के दौरान पहाड़ों के चट्टानों, मिट्टी की प्रकृति और उनकी पकड़ पर सटीक आकलन नहीं किया जा सका। यो भी हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में और एक और भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अगर इस तरह के जोखिम के बीच काम किए जाते हैं तो हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। फिर क्या सुरंग बनाने की वैसी तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए जो पहाड़ों और उनकी परिस्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाए? निर्माण गतिविधियों के दौरान विस्फोट के जरिए पहाड़ों को तोड़ना किस स्तर पर जोखिम पैदा कर सकता है, यह ध्यान देने की जरूरत है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं से गंभीर चिंता खड़ी हो रही है। ऐसे में अलग-अलग इलाकों की दूरी को कम करने के लिए सड़कों से लेकर हाइड्रो परियोजनाओं के लिए सुरंगों के निर्माण में किस स्तर के खतरे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विकास एक जरूरी पहलू है, लेकिन प्रकृति पर संकट के समानांतर इसमें अनिवार्य संतुलन कायम रखना भी वक्त का तकाजा है। रचनात्मकता पर संकीर्णता राष्ट्रीय सहारा। भारत में प्रस्तुति देने व काम करने के लिए आने वाले पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्व प्रतिबंध के अनुरोध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि इतनी संकीर्ण मानसिकता न रखें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने में इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी को रिकॉर्ड से बाहर करने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। उसने अनुरोध किया कि गया था कि अदालत भारतीय नागरिकों, फर्म और एसोसिएशन पर पाकिस्तान के सिनेकर्मियों, गायकों, गीतकारों और तकनीशियनों समेत किसी भी कलाकार को रोजगार देने, किसी भी काम अथवा प्रस्तुति के लिए बुलाने, कोई सेवा लेने या किसी भी संगठन में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता अदालत से जो अनुमति चाहता है वह सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिकूल कदम है। इसमें कोई दम नहीं है। साथ ही यह भी कहा सच्चा देशभक्त वह है जो निस्वार्थ है और देश के लिए समर्पित है। देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश, खासकर पड़ोसी देश के नागरिकों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, बोलचाल सब इससे मेल खाता है। इसलिए वहाँ के कलाकारों, संगीतकारों आदि को यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ की फिल्में, धारावाहिक, गीत संगीत और साहित्य में से अपनेपन की झलक मिलती है। उनकी रचनाओं एवं कलाकारों को भारत में मिलने वाले समर्थन और प्रोत्साहन सब उत्साहित रहते हैं। मगर दोनों देशों के कट्टर सोच रखने वाले समय समय पर इस रचनात्मक आदान प्रदान पर नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। देश के प्रति प्रेम बहुत अच्छी मानसिक दशा है, परंतु उसकी आड़ में रचनात्मकता पर रोड़ा लगाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। पड़ोसी मुल्क के प्रति जबरन नफरत का पालने वाली मानसिकता पर लगाम लगाने के प्रयास जरूरी है। कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य राष्ट्रप्रेम से न तो अलग है, न ही देशभक्ति के आड़े आते हैं। विश्व में शांति, सौहार्द, एकता एवं सद्भाव के लिए मानवता का भाव जरूरी है। आपसी सहिष्णुता और समझदारी के साथ बड़प्पन दर्शाते हुए रचनात्मकता का स्वागत करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। तेज होती तरक्की हिंदुस्तान। जब भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है तब न केवल लोक कल्याण की योजनाओं बल्कि उसके पूंजीवादी स्वरूप का भी विस्तार हो रहा है। बुधवार को जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 साल तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है, वहीं भारत के प्रमुख शेयर बाजार का पूंजी आकार $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। पहले बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। इस योजना पर सरकार अगले 5 वर्षों में कुल 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। चिन्हित परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। वास्तव में इस मुफ्त अनाज योजना के निंदक भी बहुत हैं जो नहीं चाहते कि ये योजना चले, पर स्वाभाविक रूप से ऐसी लोक लुभावन योजना को शुरू करने के बाद बंद करना आसान नहीं है, चूंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे इस योजना से लाभ हुआ है और इसे जारी रखने में सरकार को भी कोई खासी दिक्कत नहीं आ रही। इसलिए भी कम से कम आगामी 5 वर्ष के लिए इस योजना को भारतीय लोक कल्याण योजनाओं में प्रमुखता से शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि इसके लाभार्थियों के दायरे को क्रमशः कुछ कम किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, जब हम इस योजना का प्रचार करते हैं तब यह भी बताते हैं कि देश के 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
इससे दुनिया में यही ध्वनि जाती है कि भारत के ज्यादातर लोग गरीब हैं और उन्हें मुफ्त अनाज की जरूरत है। अगर सरकार जरूरतमंदों को ही ये लाभ दे तो अनाज का उनका बड़ा हिस्सा दे और अनाज का उनका हिस्सा बढ़ा दे तो यह योजना और भी कारगर कहलाएगी। किसी योजना को जारी रखना अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ उसके लक्ष्य को भी ज्यादा निर्देश करते चलना चाहिए, ताकि यह आवाज लगातार हो कि भारत में मुफ्त अनाज के तलबगारों की संख्या घट रही है। ध्यान रखना चाहिए कि यह योजना 2020 में कोरोना महामारी के दौरान राहत उपाय के रूप में शुरू की गई थी और अब यह महामारी अब बीती बात हो चुकी है। खैर, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और फैसला भी ध्यान में खींच ध्यान एम, खैर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक और फैसला भी ध्यान खींचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को मंजूरी दी है। इस योजना से देश में लगभग 11 करोड़ की आबादी वाले जनजातीय समूह के विकास को बहुत बल मिलेगा। अब बात देश को मिल रही पूंजीगत मजबूती की। देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य बुधवार को पहली बार 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो बॉम्बे शेयर बाजार में दर्ज कंपनियों का बाजार मूल्य 3,333 खरब रुपए के करीब पहुंच गया। विदेशी निवेशकों के साथ ही देशी निवेशकों का भी विश्वास हम जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बाजार पूंजी वाले शेयर बाजार दुनिया के 4 ही देशों में सेवाएं दे रहे हैं। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के साथ अब भारत भी मूल्यवान देशों में शुमार हो गया है। मोटे तौर पर 2.5 वर्ष की अवधि में हम 3 से 4 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। भारत की तरक्की चौंकाती ही नहीं है बल्कि प्रेरित भी करती है कि पूंजी का तेज विस्तार हो और देश लोक कल्याण के मोर्चे पर भी अपना परचम फहराता रहे। धन्यवाद।